हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी हाइलाइट्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी द विच पार्ट 1 द सबवर्जन। इस मूवी में दिखाते हैं कैसे एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में जान जाती है और फिर आगे जो उसके साथ होता है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें पास्ट की कुछ इमेजेस दिखाते हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड में किड्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। आज प्रेजेंट में डॉक्टर बेक अपने गुंडों के साथ एक लैब में पहुंचती है। लैब को देखकर लगता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। वो अपने गुंडों को ऑर्डर देती है कि इन सब के हेड पर शूट कर दो। तभी पता लगता है कि यहाँ से 2 बच्चे भाग गए हैं और डॉक्टर बेक के लोग उनका पीछा करते हैं। मिस्टर चोई, जो कि डॉक्टर बेक के लिए काम करता है, उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की उसके हाथ से निकल जाती है। चोई बेक को जाकर बताता है। डॉक्टर बेक बोलती है कि हेडक्वार्टर में लड़की की डीकमीशन्ड रिपोर्ट कर दो, क्योंकि वो भागते भागते वैसे भी मर जाएगी। लैब के ही पास एक छोटे से गांव में एक फार्मर लड़की को देख लेता है और इलाज के लिए उसको अपने घर ले जाता है। डॉक्टर उसको बताता है कि ये लड़की सही तो हो जाएगी, लेकिन इसकी याददाश्त जाने का खतरा है। अब क्योंकि उस फार्मर की बीवी के भी कोई बच्चा नहीं था, तो वो दोनों उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम जेयून रखते हैं। 10 साल बाद जेयून एक नॉर्मल लाइफ जी रही है और वो अपने फादर की भी हेल्प करती है। एक दिन वो काउ फूड लेने जाती है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो दुकानदार उसको मना कर देता है, लेकिन दुकानदार का लड़का बिना पैसे लिए काउ फूड लोड कर देता है। अब हमें पता चलता है कि जेयून की मदर को अल्जाइमर डिजीज हो गया था और उसके फादर की भी फाइनेंशियल हालत खराब थी। उसके फादर अपने काउस बेचने का भी सोचते हैं, लेकिन मार्केट में रेट्स बहुत गिर रहे थे। जेयून को बाथरूम में सर में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन जल्द ही ठीक भी हो जाता है। उसी रात को अल्जाइमर के बारे में रिसर्च करती है ताकि वो अपने मदर को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ सके। अगले दिन जेयून अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसको नेशनल सिंगिंग का ऑडिशन देने के लिए बोलती है, जिसमें प्राइज बहुत ज्यादा था। जेयून भी मान जाती है क्योंकि इस प्राइज मनी से वो अपनी मदर का इलाज करा सकती थी और अपने फादर का फार्मिंग बिजनेस भी सही कर सकती थी। सिंगिंग को थोड़ा भी ना सीखे हुए वो ऑडिशन को सबसे ज्यादा स्कोर से पास कर लेती है। घर में उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज भी थे क्योंकि अगले राउंड में सिंगर्स को अपना हिडन टैलेंट दिखाना था। उसके फ्रेंड जेयून के पेरेंट्स को समझाती है कि नेक्स्ट राउंड में सब सही होगा, आप लोग फिक्र मत करो, इन सब चीजों से जेयून को ही पब्लिसिटी मिलेगी। लेकिन कुछ देर बाद उसके घर एक मिस्टीरियस कॉल आती है जिससे उसके पेरेंट्स और डर जाते हैं। सोने से पहले जेयून अपने मदर को बताती है कि सब सही हो जाएगा और वो उन दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर चोई उस पर दूर से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ऑडिशन के बाद उसकी आइडेंटिटी पता लग गई थी। अगले दिन वो दोनों नेक्स्ट राउंड के लिए सियोल जाती है। ट्रेन में दोनों बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी मैनेजर बन जाऊंगी जब तुम फेमस हो जाओगी। तभी सामने बैठा हुआ लड़का कुछ बोलता है। वो कहता है कि वो जेयून को जानता है और हम सब तो नंबर से बुलाए जाते हैं, तुम्हारा नाम मिस विच है। ये सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती है। जेयून कहती है कि उसको ऐसे कुछ याद नहीं। तभी वो लड़का जेयून को स्लैप करने के लिए हाथ उठाता है, जिससे जेयून डर जाती है। उसकी फ्रेंड उस लड़के को वहां से भगा देती है। जाते जाते वो कहता है कि हम फिर से मिलेंगे। जाते हुए उस लड़के का एक आदमी से झगड़ा हो जाता है, जिसको वो आसानी से मार देता है और उसकी बॉडी को ट्रेन से फेंक देता है। जेयून स्टूडियो पहुंचती है और एक बढ़िया परफॉर्मेंस देकर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती है। वो दोनों रिजल्ट से काफी खुश थी, लेकिन बाहर आते ही जेयून के सर में दर्द होने लगता है और इस बार उसकी नोज से भी खून आने लगता है, जिससे पता लगता है कि अब उसकी हालत आगे और खराब होने वाली है। हमें पता चलता है कि जेयून को डॉक्टर ने बोला है कि उसके पास केवल 2 से 3 महीने का टाइम बचा है और उसको बचाने के लिए सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की जरूरत है। तभी दिखाते हैं डॉक्टर बेक को। वो टीवी पर जेयून की परफॉर्मेंस देखती है और खुश होती है कि अभी भी उनकी बेस्ट क्रिएशन जिंदा है और फाइनली मिल गई है।
दोनों लड़कियां जब स्टूडियो से बाहर आती है तो उन्हें डॉक्टर बेक के लोग मिल जाते हैं। वो उन दोनों को किडनैप करके ले जाना चाहते थे कि तभी काफी सारे बच्चे वहां से आने की वजह से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर जेयून और उसकी फ्रेंड वहां से निकल जाती है। अपने होम टाउन पहुंचकर जेयून की फ्रेंड अपने डैड को कॉल करती है। तभी वहां वो लड़का आ जाता है और बोलता है कि वो उसके पेरेंट्स को मार देगा। जेयून जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। उसकी फ्रेंड अपने डैड को भी कॉल कर देती है जो पुलिस ऑफिसर होते हैं। उस लड़के के घर पहुंचते ही वहां पुलिस आ जाती है और ऑफिसर डू उससे आईडी मांगते हैं। इतने में वहां जेयून और उसकी फ्रेंड भी पहुंच जाती है, लेकिन देखती है कि पुलिस कार में कोई नहीं है। वो दोनों घबरा जाती है। तभी जेयून अपने पावर का यूज करती है और उनको लोकेट करती है। वो दोनों घर की ओर जाती है और देखती है कि उनके फादर्स चेस खेल रहे हैं। ऑफिसर डू जेयून को बताते हैं कि वो लड़का अमेरिका से था, लेकिन जेयून कहती है कि वो उसे नहीं जानती। दूसरी ओर वो लड़का फिर एक प्रोफेसर के पास जाता है। हमें पता लगता है कि ये प्रोफेसर भी डॉक्टर बेक के लिए काम किया करते थे, लेकिन बाद में प्रोफेसर ने डॉक्टर बेक के प्रोजेक्ट्स पर काम करने से मना कर दिया था और इस लड़के को डॉक्टर बेक ने ही भेजा था प्रोफेसर को मारने के लिए। इस लड़के के पास भी पावर थी जिससे ये ह्यूमन माइंड्स को कंट्रोल कर सकता था और गन को भी बिना टच किए हुए यूज भी कर सकता था। बाद में ये लोग लैब को आग लगाकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर बेक मिस्टर चोई से मिलती है जो उनका खास आदमी था और उसको बोलती है कि वो वेकेशन पर चला जाए और अब उसके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे। ये सुन के चोई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसको अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना ही था। जाते जाते वो डॉक्टर बेक को वार्न करता है कि जेयून एक मॉन्स्टर है और वो तुम्हें मार देगी, लेकिन डॉक्टर बेक उसकी बात को इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद चोई एक प्रोफेसर से मिलता है जो उसकी बीमारी को खत्म कर सकते थे, लेकिन इसके लिए चोई को जेयून को मारकर उसका सर लाना था। डिनर करते हुए सब जेयून की मदर की कंडीशन देखकर दुखी होते हैं क्योंकि अब वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान रही थी। उसी रात जेयून को फिर से सर में बहुत तेज दर्द होता है और वो उठ जाती है। तभी डॉक्टर बेक के लोग भी वहां आ जाते हैं और उसकी मदर को मारने की धमकी देते हैं। जेयून बाहर आती है तो देखती है कि उन लोगों ने सबको हॉस्टेज बना लिया है। उनमें से एक आदमी कहता है कि तुमने पहले मुझे लगभग मार ही दिया था, लेकिन मैं बच गया। जेयून बोलती है कि उसको कुछ याद नहीं। तभी वो लोग उसकी फ्रेंड को हर्ट कर देते हैं। ये देखकर जेयून को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। वो उन सब से काफी ज्यादा फास्ट होती है और सबको खत्म कर देती है। लास्ट में वही लड़का फिर से आता है और जेयून को उसकी रियल एबिलिटी बताता है। वो कहता है कि तुम हमेशा से ही काफी ज्यादा फास्ट और अच्छी थी। वो उसको अपने माथे पर लगी चोट भी दिखाता है और कहता है कि ये तुमने ही किया है। जेयून को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, लेकिन वो अभी भी उसको पहचान नहीं पाती। वो लड़का जेयून को उसके साथ चलने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सारे विलेज को मार देगा। जेयून भी उसकी बात मान जाती है और अपने फ्रेंड से पेरेंट्स का ध्यान रखने को कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई ने भी अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी और सारे फील्ड्स एजेंट को बुला लिया था ताकि वो जेयून को खत्म कर सके। हमें पता लगता है कि जेयून ने अपने पेरेंट्स को खुद चूज किया था ताकि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ी हो सके। अब जेयून को एक लैब में लाया जाता है जहां डॉक्टर बेक उसका पहले से ही वेट कर रही थी। उसको इंट्रोगेशन रूम में ले जाकर बांध दिया जाता है। डॉक्टर बेक उसका दूसरी साइड से वेलकम करती है। डॉक्टर बेक बहुत खुश थी कि उन्हें जेयून उनकी बेस्ट क्रिएशन मिल गई है। हमें पता चलता है कि जेयून भी उसके एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी और डॉक्टर बेक इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। डॉक्टर बेक जेयून को बताती है कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं और जेयून उनकी बनाई हुई एक बेस्ट प्रोडक्ट है। जेयून को पहले से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी और उसको एक स्पेशल किलर बनाया गया था। और हमें मूवी के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया था उसमें ये लोग फिर उन बच्चों को ही खत्म करना चाहते थे क्योंकि इनकी जनरेशन एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। इन सब की इंटेलिजेंस को देखकर हायर अथॉरिटीज ने डॉक्टर बेक को बच्चों को डीकमीशन करने के लिए बोला था, लेकिन जेयून सबसे अलग थी। डॉक्टर बेक के आदमी उसको खत्म नहीं कर पाए। अब क्योंकि उसका ये सरदर्द उसको कुछ ही टाइम में मार ही देगा, इसलिए डॉक्टर बेक जेयून की पूरी पावर्स देखने के लिए सीरम इंजेक्ट करवाती है। इंजेक्शन लगते ही जेयून के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि जेयून की मेमोरीज भी कभी गई नहीं थी।
वो ये सब सिर्फ डॉक्टर बेक तक पहुंचने के लिए कर रही थी। हमें ये भी पता चलता है कि जे-यून ने जानबूझकर अपनी थोड़ी पावर ऑडिशन में भी दिखाई थी, जिससे प्रोफेसर उसको पहचान सके। वो तभी अपनी चेन खोल देती है और इंट्रोगेशन रूम में उस आदमी को मार देती है। तभी डॉक्टर बेक रूम में नर्व गैस रिलीज कर देती है, जिससे जे-यून पैरालाइज हो जाए, लेकिन जे-यून सीलिंग तोड़कर निकल जाती है। अब वो डॉक्टर बेक पर ही गन पॉइंट कर देती है और बोलती है कि वो कुछ नहीं भूली, खास करके वो दिन जब हम सबको मारा जा रहा था। वो डॉक्टर बेक की लेग में शूट करती है और पूछती है कि बाकी सीरम कहाँ पर हैं। तभी उस लड़के को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और वो वहाँ आता है। तभी मिस्टर चोई और उसके आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों ग्रुप्स में फाइट होती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का वही है जो जे-यून के साथ बचपन में लैब से भागा था और चोई ने उसको पकड़ लिया था। चोई अपने आदमियों को उसके सर पर एम करने के लिए बोलता है। तभी उस लड़के की फ्रेंड उसके सारे आदमियों को खत्म कर देती है। इतने में वो लड़का जे-यून पर अटैक करता है और उसको 1-to-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन जे-यून अभी भी उससे काफी फास्ट थे और यहाँ तक कि वो लड़का जे-यून के एक सिंगल पंच भी नहीं मार पाता। जैसे ही जे-यून उस लड़के को मारने वाली होती है, चोई उस पर गोली चला देता है। उसके बाद वो डॉक्टर बेक को भी मार देता है। वो जे-यून से भी फाइट करता है, लेकिन जे-यून गोली लगने के बाद भी एक अलग ही लेवल पर थी और चोई को इजीली मार देती है। वो लड़का भी आसानी से हार नहीं मान रहा था और उसकी फ्रेंड जे-यून पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन जे-यून उसको देख लेती है और मार देती है। आखिर में जे-यून उस लड़के से सीरम की लोकेशन पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर जे-यून उसको खत्म कर देती है। जे-यून लास्ट में सीरम ढूंढ लेती है और लैब को आग लगा देती है। फिर वो सारे सीरम लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने फादर को दे देती है। इन सीरम से उसकी माँ का डिजीज थोड़ा स्लो हो सकता था। बाद में जे-यून को उसके फादर बताते हैं कि वो उसको अडॉप्ट करने के बाद खुश नहीं थे, लेकिन उसकी मदर ने ही उनको समझाया था कि जे-यून बहुत ही अच्छी बेटी साबित होगी। इसके बाद जे-यून अपनी फ्रेंड को भी बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। 3 महीने बाद जे-यून एक लेडी के घर में होती है और हमें पता लगता है कि ये डॉक्टर बेक की बहन है। जे-यून उनसे एक मोर पावरफुल और परमानेंट सीरम बनाने के लिए कहती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको द विच पार्ट 1 द सबवर्सन मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।